शाम कमरे में दाखिल हुआ तो वो आईने के सामने मेहरून रंग के उरूसी लिबास में खड़ी हुई थी। हशाम को देखते ही मुस्कुराते हुए कहने लगी, आखिर मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो ही चुकी हूँ। वो घूमते हुए उसे अपना लहंगा दिखाने लगी। देखें, मैं कैसी लग रही हूँ। वो ये भूल चुकी थी कि वो इस मर्द से उम्र में कितनी छोटी है। उसे किसी चीज से कोई लेना नहीं था। घूमते हुए उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा। उसका लहंगा चारों तरफ फैल रहा था और वो घूमे जा रही थी। हशाम के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। बेसाख्ता लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। वो चलता हुआ उसके सामने आ गया। अचानक उसका पांव मुड़ा। इससे पहले कि वो गिरती, हशाम ने उसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। हशाम की उंगलियों को अपनी कमर पे महसूस करते हुए उसका दिल बहुत शिद्दत से कांपा। फौरन से वो सीधी हुई। हाँ भाई, बंदा गिरने लगता है। शुक्रिया, आपने आके थाम लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली। मगर हशाम तो बेखुद सा होने लगा था। इस हसीन लड़की को देखकर उसकी तमाम तर गुस्ताखियां कोताहियां माफ करने का दिल कर रहा था। जाकर वो बेड पर बैठ गया और वो न जाने कितनी देर तक सेल्फियां लेती रही। इधर मेरे पास आकर मेरी गोद में बैठो, मुझे तुम्हें प्यार करना है। वो संजीदगी से बोला। हशाम की बातें सुनकर कदसिया का सही मायनों में रंग फक हुआ। उसे तो शादी सिर्फ इस वजह से करनी थी ताकि उसकी पढ़ाई जान से छूट जाए। उसे आगे स्टडी ना करनी पड़ती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते। जिंदगी एंजॉय करने के लिए उसने शादी की थी। मगर हशाम की ये बात सुनकर अब की बार उसके कानों में उसके दोस्तों की बातें गूंजने लगी, जो उन्होंने सुहाग रात के बारे में लेकर उसे बताई थी। इधर मेरे पास आओ, मैंने क्या बोला है। शाम की बात सुनकर वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी आपके पास नहीं आऊंगी। आप जैसे अपनी पहली बीवी के साथ करते थे वैसे ही मेरे साथ भी करेंगे और फिर मैं रोने लग जाऊंगी। वो आप ही एक दिन मामा को बता रही थी कि आप उनके साथ क्या कुछ करते थे। मैं आपके पास नहीं आऊंगी। ये सुनकर हशाम की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो इस लड़की की तरफ देखने लगा। वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी, जिसने अभी मैट्रिक किया था और आगे पढ़ाई न करने पड़े इस वजह से उसने हशाम के साथ शादी की हामी भर ली थी। मगर आगे क्या होने वाला था वो ये नहीं जानती थी। हशाम ने उसे अपने पास बुलाया। वो चलते हुए उसके पास आ गई। एक झटके से हशाम ने खींचा तो वो सीधा उसकी गोद में आ गिरी और उसकी तरफ देखने लगी। मुझे डर लग रहा है, उस बॉडी बिल्डर को देखने लगी। न जाने कितनी लड़कियों का वो क्रश था जो उसका शौहर बन चुका था। वो पहले से शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था। वैसे डर तो मुझे खुद से भी लग रहा है। जितनी तुम छोटी हो, अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारी तो हड्डियां भी टूट जाएंगी। वो उसकी गालों को सहलाते हुए बोला। वो डर रही थी। उसकी नोज पिन को उतारा और वहां पर अपने लब रख दिए। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां बेबस थीं तो वो शिद्दत से उसके हाथ को दबोच गई। ऐसा नहीं करे ना। वो नफी में सर हिलाने लगी, मगर वो उसके ऊपर झुकता गया, मजीद उसके करीब हुआ। वो हशाम की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। हशाम, आप ये क्या कर रहे हैं? कपकपाते हुए लबों के साथ बोली। मगर जब उसने देखा कि वो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा तो एकदम से उसके सीने पर मुक्के मारते हुए उसे खुद से दूर किया। खबरदार जो आपने मेरे पास आने की कोशिश की। ये कहते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। जब वो चेंज करके वापस आई तो बिल्कुल सादा से हुलिये में थी और वैसी ही छोटी मासूम बच्ची लग रही थी। मैं बिल्कुल भी आपके पास नहीं आऊंगी। उसने नफी में सर हिलाया और आकर बेड पे उसके अपने दरमियान में तकिया रखने लगी। ये क्या कर रही हो? वो गुस्से में बोला। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप मेरे पास ना आए। आप जैसे मर्दों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप मेरे पास आने की कोशिश जरूर करोगे। वो संजीदगी से बोली। अभी तक उसकी निगाहें उसके लबों की तरफ थीं।
तुम मेरे जज्बात को भड़का कर मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, वो संजीदगी से बोला। वैसे इससे ज्यादा भी बुरा क्या ही हो सकता है, वो हंसते हुए बोली थी। अभी वो उसके और अपने दरमियान तकिए ही जोड़ रही थी जब अचानक उसकी नजर छत की तरफ गई और छत पर मौजूद छिपकली को देखकर अचानक उसकी चीख निकली और वो चीख मारकर सीधा उसकी गोद में आ गई थी। वो वो छिपकली, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली और वो उसकी तरफ देखने लगा। छिपकली है तो क्या हुआ? छिपकली को देखकर क्यों मेरे साथ चिपकोगी? दूर हटो मुझसे। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो उसके ऊपर होते हुए उससे चिपकी चली जा रही थी। उसे ऐसे दबोचा हुआ था जैसे उसके वजूद में ही बेवस्त हो जाएगी। वो उसकी धड़कनों को अपने बहुत करीब महसूस करने लगा। देखो प्लीज पीछे हट जाओ। वो उसे दोबारा खुद से दूर करने लगा। आप उसे हटाएं ना। थोड़ी देर बाद छिपकली खुद ही चली गई, मगर वो अब तक डर रही थी। अब मैंने इस साइड पर नहीं सोना, आप इस साइड पर सो जाओ। मैडम, मुझे तो अपनी साइड पर सोने की आदत है और मैंने इसी साइड पर सोना है। मैं इस साइड पर बिल्कुल भी नहीं सो सकता। वो उसके जज्बात को भड़का कर उससे दूर हो रही थी। उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब करके बोला, अब दूर भागने की कहाँ कोशिश कर रही हो? फिर उसके करीब होता उसके लबों के ऊपर झुक गया। गोया उसके लबों का वो जाम पी रहा था। वो आंखें बंद किए हुए इस शख्स के लम्स को महसूस करने लगी। जैसे ही वो उससे अलग हुआ उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे भला क्या हो सकता है? ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, वो हंसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। अगले लम्हे वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए जैसे ही उसके ऊपर आया तो वो रोने लगी। ये ये क्या कर रहे हो? प्लीज दूर हटो। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ। जैसे ही उसने वो बालकनी में बैठा हुआ था, उसकी गोद में वो लेटी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो चेयर झूल रहा था, साथ साथ उसके बालों में हाथ फेरता हुआ उसके साथ साथ बातें भी कर रहा था। कैसी तबीयत है अब आपकी? परिचय की उसकी पुश्त को सहलाते हुए उससे पूछने लगा। ठीक हूँ, वो उसके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली। हाथ उसके धीरे धीरे उसकी पुश्त पर हरकत कर रहे थे। अचानक उसे खांसी होने लगी तो वो मजीद उसके सीने में अपना मुंह छुपा गई। वो सोना चाहती थी मगर नींद नहीं आ रही थी। पूरे वजूद में तकलीफ हो रही थी। सर में भी बहुत ज्यादा दर्द था। वो जानता था कि वो इस वक्त उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, और जितना वक्त उसके पास था वो उसे मोहब्बत देना चाहता था। हशाम, अगर मैं आपको छोड़कर चली गई तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? उसने हशाम के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने लगी। पता नहीं, देखूंगा। जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना होता है ना। हम उसे लोगों के लिए जो चले जाते हैं उनके लिए बैठे तो नहीं रह सकते। और बेसाख्ता ही हशाम ने एक दफा फिर से अपनी संजीदगी की बिना पर इसका दिल तोड़ दिया था। बेसाख्ता ही उसकी हिचकी निकली। क्या हो गया? रोने क्यों लग गई हो? एक दफा फिर से धीरे धीरे उसकी पुश्त को सहलाते हुए बोला। आप मुझे तकलीफ देते हैं और हर बार देते हैं। आपको पता है परिशम, मुझे मोहब्बत भरी बातें करनी नहीं आती। परिशम उससे 5 साल बड़ी थी और उसके ताया की बेटी थी। रिश्ता न होने की वजह से मजबूरन उसे शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ अरसे बाद ही उसे पता चला कि परिशे को कैंसर है। अल्लाह ने इस दौरान उन्हें एक बेटे से भी नवाजा था। उनका बेटा ज्यादातर उसकी मम्मा के पास ही होता था और जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा परिशे मजीद बीमार होने लगी। पहले पहले तो वो उससे दूर ही रहता था, मगर अब उसने परिशे को मोहब्बत देनी शुरू कर दी थी। हाँ, मगर उसे वो मोहब्बत भरी बातें, वो मोहब्बत भरे जुमले नहीं आते थे और जिनकी वजह से अक्सर वो परिशे को तकलीफ दे जाता था। मेरे ख्याल से मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ।
وہ نرمی سے بولا تو اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں لے جائیں، لیکن مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ کیا آپ مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ اچھا، ایک دفعہ تو آپ اٹھو نا۔ ہاں ہاں، مجھے کھڑا تو ہونے دیں۔ وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے بمشکل ریلنگ کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہو رہی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ اس نے لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گال کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا۔ بس موت کے قریب ہوں۔ ایسا مت بولا کریں۔ اس کے دل کو کچھ ہوتا تھا جب جب پریشا اس سے دور جانے کی بات کرتی تھی۔ بے شک اسے پریش سے محبت نہیں تھی، مگر ایک لگن تھی، ایک رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان، خوبصورت رشتہ جو دنیا کا سب سے پیارا رشتہ تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان تھا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔ وہ وہیں پر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پریشے کے سینے پر سر رکھے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو بھی سہلا رہا تھا۔ پریشت جیسے ہی نیند کی وادیوں میں گئی تو اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ پریشے ہمیشہ اسے اتنا ہی اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ خود باہر آ گیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو نیچے سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا تو سارے گھر میں ادھم مچا ہوا تھا اور وہ سب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ گھر میں کوئی مریض بھی ہوتا ہے، تم لوگوں کو اتنی رات کو کھیلنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا جو قدسیہ کے ساتھ ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ بچے بنے گھوم رہے تھے، اس کے بھتیجے بھی، اس کی بھانجیاں بھی اور بھانجے بھی، سب لوگ اکٹھے تھے، اور اب تو قدسیہ بھی ان کے درمیان بچی ہی بنی ہوئی تھی۔ قدسیہ، جاؤ کمرے میں، آدھی رات کو یہ کھیلنے کا وقت ہے۔ وہ سب کو ڈانٹنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کمرے تک شور کی آواز جا رہی تھی اور پریشے اٹھ بھی سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ ان دنوں اس کا بہت زیادہ خیال کر رہا تھا۔ قدسیہ اس کے پاس آئی۔ کیوں بھائی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں۔ آپ انہیں باہوں میں اٹھا کر دیکھ رہے تھے، اور جو آپ لوگ رومانس کر رہے تھے نا، وہ کھڑکی میں سب دیکھا میں نے۔ قدسیہ کی بات سن کر حشام کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ کس قدر تم بے شرم لڑکی ہو! 16 سال کی عمر میں بھی تمہیں اس قدر کی باتیں سوچ رہی ہیں۔ غصے میں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو آپ کر رہے تھے نا رومانس، وہ بھی اپنی ہی بیوی کے ساتھ؟ کیا آپ نے اپنی بیوی کو باہوں میں نہیں اٹھایا ہوا تھا اور اندر کی طرف لے کر نہیں جا رہے تھے؟ کتنا رومانٹک سین تھا۔ وہ تالی بجا کر سب کے ساتھ ہنستے ہوئے بولی، قدسیہ! وہ غصے میں اتنی زور سے چلایا کہ سب لوگ سہم گئے، اور حقیقتاً قدسیہ کا دل بھی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، دفع ہو جاؤ، سب لوگ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، وہ چلاتے ہوئے سب کو بولا۔ اتنے میں آغا جان آ گئے۔ آغا جان کہنے لگے، کیا ہو گیا؟ کیوں بچوں کو ڈانٹ رہے ہو؟ آغا جان، یہ کوئی وقت ہے ان بچوں کے کھیلنے کا؟ ان سب کو اپنے اپنے کمروں میں بھیجیں۔ اور وہ سارے اس کی ڈانٹ سن کر اپنے اپنے کمروں میں دبک چکے تھے۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ آغا جان اس کے پاس آئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی بیوی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ کیسی طبیعت ہے پریشے کی؟ آغا جان نے پوچھا تو وہ بے ساختہ آغا جان کے کندھے پر سر ٹکاتا ہوا آنکھیں بند کر گیا۔ آغا جان، وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آغا جان، میں کیا کروں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا تھا۔ محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ پتہ نہیں آغا جان، کیوں آپ لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اسے میری زندگی میں شامل کر کے۔ پہلے میں ویسے ہی اسے قبول نہیں کر پایا تھا، اور جب میں نے اسے قبول کر لیا تو مجھے ہر لمحہ اب یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میری زندگی سے کہیں دور چلی جائے گی۔ وہ اٹھ کے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ اتنے میں اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے قدسیہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ سوری، مما نے بولا تھا کہ آپ کو ساری کہہ دوں۔
مجھے آپ کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ ہی بڑوں کی پرائیویسی میں ٹانگیں اڑائی جاتی ہیں۔ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس نے قدسیہ کی طرف دیکھا۔ قدسیہ، پلیز اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، مجھے پہلے ہی تم پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ اچھا نا، میں آپ کی بیوی کے لیے دعا کروں گی اور آپ ہی کے لیے بھی دعا کروں گی، پریشا آپ ہی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، شاباش، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ پریشا سے کافی چھوٹی تھی اور اس کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بہن بھائیوں میں پریشا سب سے بڑی تھی، اس کے بعد بھائی تھے، اس کے بعد ایک اور بہن اور سب سے چھوٹی قدسیہ تھی۔ باقی تو سب کی شادیاں ہو چکی تھی، بس قدسیہ باقی تھی۔ گھر میں بھتیجے بھتیجیاں تھے جو کہ سب ہی چھوٹے تھے، ان کے درمیان وہ ہمیشہ بچی بنی ان کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی تھی، جیسے اسے کسی اور چیز میں کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں۔ ابھی اس کے میٹرک کے پیپر ہوئے تھے، جس کے بعد آگے اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اسٹڈی کا، ابھی تک اس کا رزلٹ بھی آنا باقی تھا۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو پریشے کے ساتھ گزرے ہوئے ماضی کے لمحات یاد آنے لگتے۔ اس کے سر پر ایک بال تک باقی نہیں بچا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے سیاہ ہوتے ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی اس نے پریشے کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا اور وہ چاہ کے بھی اس کی تکلیف کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سکون کی نیند سو رہی تھی اور وہ اسے اپنی گود میں رکھے ہوئے سر کو آہستگی سے تکیے پر رکھا۔ وہ رات بھر سو نہیں پاتا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، اسے پریشا سے محبت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ کیسے پاگلوں کی طرح اس کے لیے جاگتا رہتا تھا۔ اس کی ایک ایک رپورٹ آنے پر وہ کیسے پاگلوں کی طرح اسے اسپتال لے کر پہنچ جاتا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا جیسا بنتا جا رہا تھا۔ کل سے پریشا کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ وہ نیچے آیا تو اس کی حالت اپنی بکھری ہوئی لگ رہی تھی، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ ایسے ہی باہر آ گیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے۔ بڑی بیگم سائیں کہنے لگی، بیٹا اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ مما پریشا کے لیے ناشتہ بھجوا دیں، میں واپس روم میں جا رہا ہوں۔ اسے آنکھیں کھولنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بیٹا میں بھجوا دیتی ہوں، تم کچھ دیر سو جاؤ۔ نہیں، پریشا کی طبیعت 2 دن سے ٹھیک نہیں ہے، میں جاگ رہا ہوں اور پریشا کے پاس ہی ہوں۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ پریشا کو وقت دو۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ پریشا بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک، آپ مجھے کہیں باہر لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی۔ اچھا پہلے ناشتہ کر لو نا، آپ سوئے نہیں ہیں نا؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سویا تھا نا، بس ویسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی۔ اس کے پاس ہوئی۔ آپ کو تو بخار ہوا پڑا ہے، وہ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولی تو اس نے پریشا کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ نہیں، زیادہ بخار نہیں ہے، میں بس ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے میرا بیٹا تو لا دیں، کتنا ٹائم ہو گیا میں اس سے ملے تک نہیں ہوں۔ وہ مما کے پاس ہے نا، بعد میں مل لیجیے گا، وہ محبت سے بولا۔ ٹھیک ہے، آپ ملانا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ایسی بات نہیں ہے۔ اتنے میں ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی اور وہ اسے ناشتہ کروانے لگا۔ ناشتہ اس کا اسپیشل ہوتا تھا۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگی، بس اور نہیں کھانے کا دل چاہ رہا۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا وہی مریضوں والا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ دیکھتی تھی زیادہ تر اس کا کھانا وہ بھی کھاتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اٹھیں، وہ بمشکل اسے اٹھاتا ہوا باتھ روم تک لے کر آیا۔ اس کے چہرے کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر دیکھنے لگی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے پیروں پر لوشن لگانے لگا، بعد میں اچھی طرح ان کی مالش کی، پھر اس کے ہاتھوں پر لوشن لگایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی۔
मुझे लगता है मेरी खिदमत कर कर आप तो जन्नत हासिल कर लेंगे। मरीजों की खिदमत करनी चाहिए ना। वो हंसते हुए बोली थी। मरीज अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। वो मुस्कुराया और उसके पाँव में सॉक्स डालने के बाद उसके जॉगर्स बंद करता हुआ उसे उठाया। अब आप बाहर चलें। आपने रेडी नहीं हो ना? देखो तो सही, आपके साथ मैं ऐसे ही जाऊंगा तो आपको नजर नहीं लगेगी ना। वो हंस पड़ा था। वो भी मुस्कुराने लगी। वो बाहर आ गया, गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर एक खूबसूरत सी जगह पर आ गया था। वो बिल्कुल पुराना था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसके गर्द उसने अच्छी तरह से उसका बड़ा सा कोट लपेटा हुआ था और वो आकर नीचे बैठ चुके थे। एक पहाड़ी इलाका था, ऊपर नीचे जगह बनी हुई थी। इर्द गिर्द सब्जा ही सब्जा था। वो उसके कंधे पर सर रखते हुए देखने लगी। वो उसे मुकम्मल तौर पर कवर कर गया था। उसके बावजूद भी वो ठंड से कपकपा रही थी। आहिस्तगी से वो उसे अपने गोद में लेकर बैठा और उसके गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार कायम किया। काश इस मौसम में यहाँ पर कॉफी मिल जाती। हाँ वैसे बेगम, मेरा भी दिल चाह रहा था कॉफी पीने का। वो उसकी कान में सरगोशी करता हुआ बोला तो हश्शाम की गर्म सांसों की तपिश उसे महसूस हुई। उसके कंधे में अपना सर छुपाने लगी। न जाने कितने घंटे उन्होंने साथ वक्त गुजारा, मगर फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वो उसे लेकर वहीं से हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर कहने लगे, इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर उस दिन के बाद उसकी कंडीशन इतनी खराब होती गई कि वो बोल तक नहीं पाती थी। बस खामोशी से पड़ी रहती, छत को घूरती रहती थी या बेहोशी की हालत में होती थी। अभी भी उसे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो इतना परेशान था, कुछ भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कॉरिडोर में बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो ईशा की नमाज पढ़कर आया और उसके लिए भी वो दुआएं मांग चुका था। मगर अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वो कहने लगा, डॉक्टर प्लीज इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अब की बार उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था और डॉक्टर ने आगे से जो बात बताई वो सुनकर उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई और एक लम्हे के लिए वक्त थमसा गया। डॉक्टर ने आकर कहा, सॉरी, शी इज नो मोर। और उसे लगा बस जैसे उसकी जिंदगी रुक सी गई थी। वो अंदर दाखिल हुआ। ना उसकी आंखों में आंसू थे ना कुछ, बस उसका दिल रो रहा था और उसका दिल कटा जा रहा था। उसके वजूद पर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था। आहिस्तगी से उसके ऊपर से सफेद कपड़ा हटाया और उसके चेहरे को देखने लगा था कि कितनी तकलीफों के बाद आज वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। फिर उसने उसके हाथों को पकड़ा और उसके हाथों पर बोसा दिया। वो नीचे जमीन पर बैठता हुआ उसके हाथों को देखने लगा। चली गई ना मुझे छोड़कर। कितना बोला था कि मुझे छोड़कर नहीं जाना। माना कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको इज्जत तो बहुत दी थी ना, बहुत ज्यादा। आपको अपना समझा था, अपने सीने से लगाकर आपको रखा था और किसी किस्म की आपको तकलीफ देने की कोशिश भी नहीं की। उसके बावजूद आप मुझे छोड़कर चली गई। उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा दिया तो उस वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मौत के बाद हवेली में गहरी खामोशी सी छा गई थी। सबको गहरा सदमा पहुंचा था। वो हवेली में सबसे बड़ी थी और उस हवेली की सबसे पहली औलाद थी और बचपन ही से न जाने उसने कितनी तकलीफों और अजियतों में वक्त गुजारा था। पहले तो वो बहुत ज्यादा हसीन भी नहीं थी, सांवली ही थी और कभी उसी वजह से उसे बातें भी सुननी पड़ी थी मुआशरे वालों की। तो कभी वो कमजोर थी, पतली, इस वजह से न जाने कितना वक्त गुजर गया था उसकी मौत को और वो बिल्कुल खामोश रहने लगा था। हश्शाम किसी से ज्यादा कोई बात भी नहीं करता। शायद वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था या जो भी था, मगर वो हर बार ये कहता था कि उसे मोहब्बत नहीं थी। उसने अपने 2 साल के बेटे को देखा जो उसकी माँ के पास होता था। वो अपने बेटे के साथ भी इतना ज्यादा अटैच नहीं हो पा रहा था। न जाने उसे क्या होने लगा था। कुत्सिया कमरे में बैठी हुई थी जब मारिया कमरे में दाखिल हुई। कुत्सिया, तुम्हें पता है घर में आगा जान क्या बात कर रहे हैं? मारिया, जो कि उसके ताया की बेटी थी और हश्शाम की छोटी बहन थी, कुत्सिया पूछने लगी।
हाँ बताओ, क्या हुआ है? तुम्हें पता है आगा जान बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी हश्याम भाई के साथ करनी है। क्या? सच में? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी। तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हश्याम भाई तुमसे बड़े भी हैं और उनका एक बेटा भी है? तो क्या है, हो जाएगी शादी। तुम्हें पता है ना जिंदगी कितनी मजे की गुजरेगी, और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और ना ही मैं कभी आगे दाखला लूंगी। मेरा भी आप ही की तरह बच्चा हो जाएगा, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। वो हंसते हुए बोल रही थी और मारिया का दिल चाह रहा था कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। उससे मैं उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें पता भी है शादी में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे तो लगा था बैठकर रोने लग जाओगी, पीटने लग जाओगी। भाई मैं क्यों रोऊं पीटूं? तुम्हें पता तो है मुझे बचपन से शादी का कितना ज्यादा शौक था। और हश्याम भाई के साथ शादी हो या जिसके साथ मर्जी करवा दें, वैसे भी मुझे तो रोमांटिक बंदे पसंद हैं। अब आप ही तो चली गई, उनके जाने का दुख तो है ही, लेकिन अब जाहिर है हश्याम भाई की जिंदगी में किसी न किसी ने तो शामिल होना ही था। वैसे भी वो इतने रोमांटिक मर्द हैं, और इतने रोमांटिक मर्द की जिंदगी में शामिल हो जाने में क्या ही हर्ज है। वो हंसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर वो हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखने लगी। किस कदर बेहया लड़की हो तुम, वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली। क्या है ना, तुम्हें पता है हश्याम भाई को तुम्हें कितना गुस्सा आता है तुम पर। हर वक्त तो तुम शरारतें करती रहती हो और हश्याम भाई तुम पर गुस्सा करते हैं। ऐसे में तो तुम उनकी जिंदगी में शामिल हो जाओगी। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, वैसे तो मैं नहीं हो सकती। वो तो हर वक्त अपनी बीवी की ही यादों में खोए रहते हैं। हाँ हाँ, और तुम्हें पता है शादी के बाद होता क्या क्या है। हश्याम भाई जैसे बॉडी बिल्डर के सामने तो तुम मर ही जाओगी। वो गुस्से में उसे समझाने की कोशिश करने लगी। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाली, पक्का कंफर्म न्यूज लेकर आई हूँ, ताकि रिजल्ट आने से पहले मेरी हश्याम के साथ शादी हो जाए और फिर मुझे आगे एडमिशन भी ना लेना पड़े। वरना तुम सब तो कह रहे थे कि मेडिकल में एडमिशन ले लो। भाई मैं तो बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेने वाली, वो जिद्दी अंदाज में उसे बताने लगी। वो दोनों आपस में बातों में लगी हुई थी जब कमरे का दरवाजा खुला। बड़ी बेगम साईं कमरे में दाखिल हुई। उनको देखते ही मारिया तो जल्दी से कमरे से निकल गई। मम्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या आप लोग हश्याम भाई के साथ मेरी शादी कर रहे हैं? उसने ये बात की। मलीहा बेगम ने गुस्से में उसे घूरा। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ, तुम मेरी सबसे छोटी बेटी हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हश्याम के साथ हो। ओहो मम्मा, क्या हो जाएगा? मैं तो हश्याम के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे आगे नहीं पढ़ना। आप लोग तो मुझे स्टडी पर लगा दोगे। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली। बेटा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली। मैं आपको ये कहने आई थी कि अगर बाबा इस रिश्ते के लिए पूछे तो तुमने इनकार कर देना है, और कहना है कि हश्याम तुमसे बहुत बड़ा है और तुम हश्याम के साथ शादी नहीं करना चाहती। वो नरमी से उसे समझाने लगी। लेकिन मम्मा, क्या ही हो जाएगा? मुझे नहीं पढ़ना ना, आगे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। आप भी मेरी शादी हश्याम के साथ मत करवाएं, मगर किसी और से करवा दें। वो मुंह फुलाते हुए उसकी तरफ, हश्याम भाई के साथ शादी करवा, वो मुंह फुलाते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोली। और मलीहा बेगम का जी चाह रहा था कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। ये लड़की पढ़ाई से बचने के लिए क्या कुछ करने को तैयार थी, जबकि वो शादी के बारे में जानती कुछ भी नहीं थी। फिर मैं खुद ही इनकार कर देती हूँ। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई। एक काम करती हूँ, मैं खुद हश्याम भाई को जाकर बोलती हूँ कि उनके बेटे का भी ख्याल रखूंगी और उनके साथ अच्छी तरह रहूंगी। फिर मुझे स्टडी भी नहीं करनी पड़ेगी। रात के 2 बजे वो हश्याम के कमरे में दाखिल हुई तो पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। वो सोफे पर बैठा हुआ था, टांगे सामने टेबल पर रखी हुई थी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, तो दरवाजा बंद होने की आवाज से उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने खड़ी हुई उसे कुत्सिया नजर आई। उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। कुत्सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से में कुत्सिया की तरफ देखा। वो चलते हुए उसके पास आई। सामने टीवी पर कोई मूवी लगी हुई थी। उसने फौरन से रिमोट उठाकर वो बंद कर दी।
शायद वो कोई रोमांटिक मूवी देख रहा था। क्या देख रहे थे ये तो वो नहीं जानती थी। वो चलते हुए उसके पास आई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, वो संजीदगी से बोला। आपको पता है वो आगा जान क्या कह रहे हैं? वो मेरी और आपकी शादी करना चाहते हैं। उसे खांसी होने लगी। क्या हो गया है? हाँ मैंने ये बात सुनी है, लेकिन मैंने आगा जान को मना कर दिया है। क्या तुम मुझे ये कहने आई हो कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं? तो मेरा बच्चा, मैंने इस चीज के लिए पहले ही मना कर दिया है। वो संजीदगी से बोला। अरे नहीं नहीं, मैंने आपको कब मना किया और मैं क्यों मना करूंगी? मना तो करना ही नहीं था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। जानती भी हो शादी होती क्या है जो मना नहीं करना था? वो जानता था कि इस लड़की को शादी का बचपन से ही शौक है। ऊपर से पढ़ाई से बचने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं, आपको पता है ना कि मुझे आपके साथ ही शादी करनी है। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? वो गुस्से में बोला। हाँ खराब हो गया है, क्योंकि मेरे पास पढ़ने से बचने के लिए एक गोल्डन चांस मिल रहा है, और आपको पता भी है शादी होती क्या है। अब की बार वो नरमी से बोला। वो चाहता था कि उसकी शादी हो जाए और वो किसी ऐसी लड़की को कबूल कर ले जो उसके बेटे का भी ख्याल रखे, क्योंकि वो अकेला अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहा था और उसकी जिंदगी वापस मामूल पर नहीं आ पा रही थी, और ना ही वो परीक्षे को भूल पा रहा था। शायद किसी मेच्योर लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करता तो उसे भूल पाता और इस तकलीफ से निकल आता जिसे वो बर्दाश्त कर रहा था। कुत्सिया, अगर तुमको इस शादी से कोई मसला नहीं है तो मुझे भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ने से बचने के लिए आप शादी कर लो या किसी और चीज से बचने के लिए आप शादी कर लो। वो उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत छाई हुई थी, जिसे ना तो कोई चालाकियां आती थी और ना ही कुछ और। वो बच्ची थी, सबको घर में तिगनी का नाच नचाए रखती थी। सीधा तो तुम्हें मैं अच्छी तरह कर लूंगा मेरी जान, मेरी जिंदगी में आने का सोच रही हो? वो उसे देखते हुए बोला। वैसे आप इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मान गए? वैसे तो आप ही के साथ बड़ा रोमांस कर रहे होते थे। वो आपकी जान थी, आपकी जिंदगी थी, बड़ी पप्पियां चुम्मियां उन्हें कर रहे होते थे। वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। कैसी बेशर्मा वाली बातें कर रही हो? वैसे ये सब कुछ आप मेरे साथ भी करेंगे क्या? वो आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगा, और अगले ही लम्हे वो उठकर वहां से चली गई, मगर इस शख्स को गहरी सोच में मुब्तला कर गई। किस कदर ये लड़की बेबाक थी। अब पता नहीं उसकी जिंदगी में शामिल होकर क्या ही करती। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हुए थे। आगा जान कहने लगे। देखो, मैंने ये फैसला कर लिया है कि कुदसिया और हशाम की शादी करवा देनी चाहिए। घर में बड़ों को किसी को भी कोई मसला नहीं, ना कुदसिया को उससे कोई मसला है और ना ही हशाम को कोई मसला है। ये सुनकर मलिहा बेगम को बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि अब हशाम को कोई मसला नहीं था। मलिहा बेगम ने कितना उसे समझाया था कि उनकी बेटी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वो अभी छोटी है और वो ये रिश्ता नहीं करना चाहती। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा। वो गुस्से में उन देखने लगी। उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था। कुदसिया नाश्ता कर कर जैसे ही अपने कमरे में गई, मलिहा बेगम भी उसके पीछे आ गई। तुमने बोला है हशाम को कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो। मम्मा, अब कौन कमबख्त इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेगा? तुम्हें पता भी है कि शादी होती क्या है? बच्चे पैदा करने होते हैं। तुमने मजाक समझा हुआ है क्या शादी को? इस पहले इस काबिल तो हो। अपने आप को देखो, आईने में खुद को देखो। कहाँ से तुम्हारा वजूद इस काबिल लगता है कि तुम शादी करो? अपने आप को देखो। जब तुम्हारा शौहर सवाल करेगा तुम्हारे ऊपर, क्या मैंने कहा था कुछ कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम्हारी कोई बॉडी अच्छी बनाऊंगी? मगर नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली तो वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगी। आज तक इस चीज के बारे में किसी ने उसे ताना नहीं दिया था, मगर आज उसकी अपनी माँ ही उसकी बॉडी शेमिंग कर रही थी कि वो ऐसी है, वो वैसी है, वो काफी ज्यादा पतली थी, शरारती थी। उसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था, मगर उसकी माँ बोल रही थी कि उसमें नुस्वानी हुस्न की कमी पाई जाती है
اور اس کا شوہر اسے تانے دے گا، حالانکہ اس کی آپی تو اس سے بھی زیادہ پتلی تھی، کمزور سی تھی، تو کیا وہ انہیں بھی تانے دیتے تھے؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ملیحہ بیگم تو جا چکی تھی اور ملیحہ بیگم کو شاید اپنی باتوں پر کسی قسم کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا کہ اسے کتنی زیادہ تکلیف بھری باتیں بھول گئی ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ لان میں سب لوگ کھیل رہے تھے مگر وہ خاموشی سے جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ اس کے بھتیجے بھتیجیاں اس کے پاس آ گئے۔ پھپھو آئے نہ کھیلیں، آپ ہمارے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہی؟ وہ غصے میں کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے سب کے سب، اب مجھے کسی نے بلانے کی کوشش بھی کی تو پھر تھپڑ لگاؤں گی۔ اس کے اتنا غصے میں بولنے پر وہ جو موبائل کان کے ساتھ لگائے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا، اس نے قدسیہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور سارے بچے کھیل رہے تھے، مگر بچوں کے درمیان میں وہ رو رہی تھی اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر حشام کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ اچھا میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ قدسیہ میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ قدسیہ جو اپنی کسی گہری سوچ میں مگن تھی، اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ قدسیہ میں تم سے کیا بول رہا ہوں؟ جی بولیں، کیا کہنا ہے؟ میں نے بولا کہ میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آ کر سنتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی، اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں جانے لگی جب ملیحہ بیگم آگے سے آ گئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ حشام نے بولا ہے کہ آ کر میری بات سن جاؤ۔ تمہاری ابھی اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی اور تم اس کے کمرے میں چلی جا رہی ہو؟ تو کیا ہی ہو جانا ہے؟ آپ کو ان پر کوئی شک ہے کیا؟ نہیں شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا میں یہ رشتہ آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ ملیحہ بیگم کی بات سن کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ مما پلیز، آپ کیوں میری پرسکون زندگی کو خراب کرنا چاہتی ہیں؟ جبکہ ملیحہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ پیچھے سے روشانے بیگم آ گئی اور کہنے لگی، تمہیں پتا ہے تمہاری بڑی بیٹی کو میرے بیٹے نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی، اور تمہاری چھوٹی بیٹی کو بھی میرا بیٹا کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بجائے ملیحہ بابی آپ درمیان میں کسی قسم کا کوئی فساد ڈالنے کے خاموشی سے رشتے کو قبول کر لیں۔ انہوں نے روشانے بیگم کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی بھی کبھی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنا نہیں چاہتی تھی، اور یاد رکھیے گا کبھی بھی میں اپنی چھوٹی بیٹی کو آپ کی بہو تو نہیں بنانے دوں گی۔ ملیحہ بیگم نے ہمیشہ ہی انہیں خود سے کم سمجھا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سب لوگ اس گھر میں برابر تھے۔ جی حشام بولے، کیا بات ہے؟ تم لان میں بیٹھی رو کیوں رہی تھی؟ وہ نرمی سے بولا تو اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میں رو رہی تھی یا نہیں رو رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ دیکھو الٹی باتیں میرے ساتھ مت کرو، جتنا میں نے پوچھا ہے اتنا ہی جواب دو۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ وہ حقیقت میں خیال رکھنے والا انسان تھا، اور یہ تو اس کے ہونے والی بیوی تھی۔ وہ آپ کو پتا ہے، وہ مما مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ بتائیں، وہ نا مما نے یہ بولا کہ آپ میرے ساتھ شادی نہ کریں۔ اگر آپ حقیقتاً اپنے دل سے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو بتاؤ، آپ کو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی فورس کر رہا ہے یا کوئی انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سیدھی سیدھی ساری باتیں مجھے بتاؤ۔ دیکھو میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے لگا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ جو کوئی اس سے محبت کرتا تھا وہ بھی بچوں کی طرح اسے ساری بات بتا دیتی تھی۔ آپ کو پتا ہے، وہ مما بول رہی تھی کہ تمہاری باڈی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور مردوں کو ایسی عورتیں پسند نہیں آتی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اسے ساری باتیں بتانے لگی تھی۔ نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں۔ اس شخص کا دماغ گھوم گیا۔ آج بھی عورتیں ایسا سوچتی ہیں کہ مرد کو صرف عورت کا وجود چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ آج تک اس نے کبھی پریشے کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ جتنی اس نے پریشے کو محبت دی تھی اتنی شاید کسی نے ہی دی ہو، حالانکہ اسے محبت بھی نہیں تھی، مگر وہ اپنائیت محبت اس نے دی اور اسے جتایا تھا، اسے احساس کروایا تھا۔ آپ آپی سے محبت کرتے ہیں نا؟
आप कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे, वो निगाहें झुकाते हुए बोली। वो उसके पास आया। देखो, तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं कभी तुम्हारे किसी फर्ज से, किसी हुकूक से पीछे नहीं भागूंगा। तुम्हें तमाम हुकूक दूंगा और आज के बाद तुम्हें इस तरह से परेशान और रोता हुआ ना देखूं। तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। हालांकि उसकी शराइतों पर इस शख्स को बहुत गुस्सा आता था। वो चाहता था कि वो पहले मैच्योर हो जाए, मगर पहली दफा उसे संजीदा बैठा हुआ देखकर उसे कुछ हुआ था। उसके जाते ही उसने गहरी सांस ली और अपने दिल को किसी और जगह लगाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसका दिल अभी भी परीक्षे के लिए ही तड़प रहा था। उसे कहीं चैन भी नहीं मिल रहा था। उसने सिगरेट सुलगा ली, मगर सुकून उसे मयस्सर ही नहीं था। आंखें बंद करता तो परीक्षे के साथ गुजारे हुए वो हसीन लम्हात उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाते। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। परीक्षे के जाने का दुख अपनी जगह था, मगर उसके बाद ये पहली खुशी थी। तकरीबन परीक्षे के इंतकाल के 1 साल बाद उसकी शादी हो रही थी और वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी और अपने आप को देख रही थी, जब मलिहा बेगम कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, तुम उसकी जिंदगी में तो शामिल हो चुकी हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें उस शख्स के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही कभी वो दोबारा मेरा दामाद बन सकता है। मैं तो अपनी परीक्षे के भी मैं तो अपनी परीक्षे को भी उसके साथ नहीं ब्याहना चाहती थी। मेरे परीक्षे को ये खा गया, तुम्हें भी ऐसे ही खा जाएगा। वो कहने लगी, मम्मा क्या हो गया है? वो मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अरे, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, वो गुस्से में कहकर जा चुकी थी। और वो काफी देर उनकी बातों के बारे में सोचती रही। फिर अपनी तमाम तर सोचों को झटकते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी। हाय अल्लाह, मैं किस कदर खूबसूरत लग रही हूँ और कितनी प्यारी लग रही हूँ। वो अपने आप को देखने लगी। अपने गाल पर उसने धीरे से हाथ रखा और अपने गालों को छुआ। फिर मुस्कुराने लगी और लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। अपने चेहरे को उसने अपने हाथों में छुपा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, लबों पर गहरी मुस्कुराहट उसके डिम्पल को वाजे कर रहे थे। जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला, शाम कमरे में दाखिल हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। कितनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी। वो घूमने लगी और घूमते हुए उसे अपना लहंगा दिखाने लगी। देखें, मेरा लहंगा कितना प्यारा लग रहा है ना? वो मुस्कुराते हुए बोली तो हशाम ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम भी बहुत हसीन लग रही हो, वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो अपना चेहरा अपने हाथों के प्यालों में छुपा गई। वो अपने पास बुलाने लगा। चलो शाबाश, अब मेरे पास आओ। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, मुझे आपके पास नहीं आना। मुझे तो बस शादी करने का शौक था। और अगले ही लम्हे उसके दिमाग में मलिहा बेगम की सब बातें घूमने लगी थी कि शादी के बाद क्या कुछ होता है। उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो रहा था उन सब बातों के बारे में सोच सोच कर। मैं आपके पास नहीं आऊंगी, वो नफी में सर हिलाते हुए बोली। मेरी जान, आना तो पड़ेगा, ये कहते हुए उसे अपने पास बुलाने लगा। वो बहुत डर रही थी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मगर आ जाओ शाबाश मेरे पास। एक दफा वो फिर से अपने पास बुलाने लगा। उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो चलते हुए उसके पास आई और उसकी थाई पर बैठ गई और उसके गले में बाहें डालते हुए कहने लगी, आप वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसा मैं सोच रही हूँ। और वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वो इन सब के लिए उसे बुला भी नहीं रहा था, मगर इतना करीब उसके थाई पर बैठकर वो उसके जज्बात को मुकम्मल तौर पर भड़का चुकी थी। और उसके जज्बात को भड़काने के बाद वो कह रही थी कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा मैं सोच रही हूँ। उसकी बात सुनकर वो धीरे धीरे उसके होठों को सहलाने लगा और कहने लगा, अब जैसे तुम मेरे पास आकर बैठी हो, ऐसे में मैं अब कुछ करूंगा ना? ये कहते हुए उसकी कमर को जकड़ते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। अच्छा अच्छा, पहले मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो अपने आप को उसे दिखाते हुए बोली थी, मगर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं परीक्षे घूम रही थी। अचानक उसमें परीक्षे नजर आने लगी। बताएं ना। जैसे ही उसकी गाल को खींचा तो वो होश की दुनिया में वापस आया।
बहुत खूबसूरत लग रही हो, सबसे अलग, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। वो मोहब्बत से उसे बताने लगा। उसकी बातें सुनकर कुत्सिया की आंखों में एक चमक आई। चलें ठीक है, अब मैं चेंज करने जाऊं? मगर उसे पीछे अपनी गर्दन से नीचे अपनी कमर पर हाथ चलते हुए महसूस होने लगे। आप क्या कर रहे हैं? अब की बार उसका पूरा वजूद कपकपाया। वो एकदम से उसे पीछे की तरफ करता हुआ उसके ऊपर आ गया और सारे का सारा वजन कुत्सिया के ऊपर डाल दिया। ये ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोल रही थी मगर उसकी निगाहें तो मुसलसल कुत्सिया के लबों पर ठहरी हुई थी। अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए कहने लगा, इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही हो, इतनी खूबसूरती लेकर कहाँ जाना है? मोहब्बत से उससे पूछा। वो कपकपती वो कपकपाती हुई आवाज में कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, वही कर रहा हूँ जो आप नहीं सोच रही। ये कहते हुए वो उसके ऊपर झुक गया। उसके होठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो बेड शीट को अपने हाथों में दबोच गई। अगले ही लम्हे उसे फौरन खुद से दूर किया और चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद करते हुए उसने टेक लगा ली। उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इन सब के बारे में उसे बताया गया था। 16 साल की होने के बारे में वो जानती थी। जब चेंज कर कर बाहर आई तो वो भी सादा से हुलिये में बैठा हुआ था। शेरवानी उतार दी थी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाहिर है जब आप मैडम को हमारा ख्याल नहीं तो हम क्यों आपका ख्याल करते? वो अजीब अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो हंस पड़ी। चलें ठीक है, अपनी साइड पर हो जाएं। मैं दरमियान में तकिए तकिए रखूंगी। आप जैसे इंसान का कुछ नहीं पता, कुछ भी मेरे साथ करते हैं। आधी रात को मैं आपके साथ अकेली हूँ, ये ना हो कि मेरी इज्जत लूटने ही बैठ जाएं। और हशाम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की ऐसी बातें भी कर सकती है। जैसे वो फ्रीली उसके साथ बातें करने में लगी हुई थी। उसकी बातें सुनकर बेसाख्ता ही हशाम को हंसी आई। फजूल की बातें बंद करो। इसके अपने दरमियान तकिए सेट कर रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और उस शख्स के जज्बात भी बहुत शिद्दत से भड़के हुए थे। मगर उसके बावजूद भी वो सोने की कोशिश करने लगा जब अचानक वो चीख मारकर उसके ऊपर आ गिरी थी और सीधा उसकी गोद में आ गई। वो जो लेटा हुआ था उसे अपने ऊपर देखकर हैरान हुआ। पागल हो गई हो क्या? वो देखें वो उठकर बैठा तो उसकी गोद में बैठकर वो उसके सीने से चिपक गई और बिल्कुल उसके साथ लिपट गई थी। अरे क्या कर रही हो? वो देखें वो छिपकली है, वो मेरे ऊपर गिर जाएगी। देखें ये कैसे ऊपर बदतमीज चढ़कर बैठी हुई है, अगर मेरे ऊपर गिर गई तो? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, लड़की तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये नहीं गिरती, हटो पीछे। वो उसकी गर्दन के अंदर मुंह छुपाए हुए थी और वो उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद छिपकली खुद ही वहां से चली गई, जिस पर उसने चीख कर पूरे कमरे की दरो दीवार हिला दी थी। तुम्हारी चीखें बाहर किसी ने सुनी तो सुबह जरूर मुझे कहेंगे कि कौन सा बेचारी के साथ जुल्म किया था जिसकी वजह से वो चीख रही थी। वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला। चली गई ना? उसने हल्का सा बस उसकी गर्दन से चेहरा निकाल के देखा, मगर छिपकली जा चुकी थी। अच्छा लेकिन मुझे अब वहां नहीं सोना, उस साइड पर। आप सो जाएं। वो अभी भी उसकी गोद में ही बैठी थी। एकदम से उसे नीचे करता हुआ वो उसके ऊपर आ गया। अच्छा, अब मैं वहां पर सो जाऊं और जो तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए, मेरे साथ शादी करने की, तो 2-3 बच्चे भी पैदा कर लो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर से पढ़ाई करनी पड़े। और स्टडी तो मैं तुमसे करवाऊंगा। वो उसकी कमर को जकड़ते हुए बोला। बिल्कुल उसके साथ लगी हुई थी। अब की बार वो घबराने लगी। वैसे तुमने एक मर्द के जज्बात को भड़का कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तो मैं अपना हक लूंगा ही। ये कहते हुए वो उसके लबों पर झुक गया और उन्हें अपनी दस्तरस में ले गया। वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। प्लीज नहीं करिए ना, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। मगर आंखें बंद करते हुए वो अब उसे महसूस करने लगी थी। जैसे जैसे उसके होठों के लम्स को अपने वजूद पर महसूस कर रही थी उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने बेडशीट को अपनी हाथों में दबोचा हुआ था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी उस शख्स की गुस्ताखियां बढ़ने लगी। अचानक वो कहने लगी,
बस बहुत हो गया, और उसे उसका हक लेने से रोकने लगी, मगर ऐसे लगा जैसे वो मजाक में बातें उड़ा देगी। जब वो शख्स ना रुका तो उसे अंदाजा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है उसके करीब आकर। न जाने कितनी देर वो उसकी तरफ ऐसे ही देखती रही, और वो अपने तमाम तर हक लेते हुए उसकी कमर पर धीरे धीरे उंगलियां फेरता रहा। उसने कंबल को अपने ऊपर अच्छी तरह लपेट लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। कैसा महसूस कर रही हो? और ये होती है शादी। इस वजह से रोक रहा था कि क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अपना चेहरा देखो, बिल्कुल पीली पड़ चुकी हो, हालांकि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ। उसकी गाल को सहलाते हुए बोला। आप ही के साथ भी आप ऐसा ही करते थे क्या? वो मुंह फुलाकर कहने लगी। जाहिर है मियाँ बीवी का यही तो ताल्लुक होता है, लेकिन जैसे वो आप ही को बालकनी में लेकर बैठते थे, ऐसे ही मुझे भी लेकर जाएंगे। वो मुंह फुलाते हुए बोली। तुम्हें अपनी आप ही से बहुत ज्यादा जलन होती थी? वो हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला। आपकी आप ही से मोहब्बत करता था। अब तुम मेरे पास हो तो सारी मोहब्बत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं किसी और औरत को तुम्हें अपने पहलू में रखकर नहीं सोचना चाहता। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर सब कुछ दांव पर लगाकर मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो, तो मैं भला कैसे तुम्हारे साथ धोखा कर सकता हूँ? वो मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमते हुए बोला तो वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। वलीमे के फंक्शन में वो इतनी हसीन लग रही थी, उसके चेहरे पर छाए हुए सारे रंग सब लोगों को नजर आ रहे थे कि वो शादी से किस कदर खुश है। और सबसे बढ़कर कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे। लगता है इस लड़के को इसका मैंने अपनी बीवी परिचय के मैदे का कोई दिखी नहीं, शायद वो इस उम्र में बड़ी थी, अब तो छोटी लड़की से शादी कर ली है, अब तो खुश होना नजर आता है। और हकीकतन वो खुश भी था। वो अपनी खुशी जाहिर भी कर रहा था कि इस लड़की को, अपनी बीवी को अपने पास पाकर वो कितना खुश है। वो उन मर्दों में से नहीं था जो माजी को लेकर रोते रहते हैं। हाँ, कुछ तकलीफें थीं, कुछ अजियतें थीं जो उसने बर्दाश्त की थीं, और बहुत बहुत ज्यादा बर्दाश्त की थी, मगर अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वो जब रात को कमरे में आया तो वो अभी तक इसी हुलिये में खड़ी हुई थी। जैसे ही वो कमरे में आया, आईने के सामने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं कल से ज्यादा आज खूबसूरत लग रही थी ना। सब लोग कह रहे थे कि शौहर की मोहब्बत का रूप आया है। आपको पता है, जब मामा ने मुझे देखा तो वो कहने लगी कि मैं गलत थी। मम्मा कह रही थी कि वो शख्स जितनी परीशे को मोहब्बत दे चुका था उससे ज्यादा तुम्हें दे रहा है। शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी मोहब्बत दी। वो मुस्कुराते हुए बोली। मुझे लगता है आज भी आपको उससे मोहब्बत की तलब महसूस हो रही होगी। पीछे से उसे बाहों में लेता हुआ उसके कंधे पर लब रख गया, और उसके सरकते हुए लब अब नीचे की तरफ जाने लगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बस कर दे। और उसे खुद से दूर किया तो वो मुस्कुरा दिया। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसकी पेशानी से पेशानी टिका दी। इसमें अभी भी बहुत बचपना था, और उसकी भरपूर फरमाइश पर उसके अंदर की पढ़ाई का जज्बा भी पैदा होने लगा था, और वो दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी थी। वो साथ साथ पढ़ती, और सबसे बढ़कर जब वो ऑफिस से वापस आता, खाना खाने के बाद उसकी गोद में आकर बैठ जाती और फिर से घंटों पढ़ती रहती, और साथ साथ उससे बातें भी करती रहती। कभी चांद को देखती, कभी किसी को। आज भी वो रॉकिंग चेयर पर बैठा किसी गहरी सोच में मगन था जब वो बुक उठाते हुए आकर सीधी सीधी उस पर लेट गई, और उसके सीने पर सरकते हुए कहने लगी, ये रॉकिंग चेयर बनाने वाला भी कोई आशिक ही था। उसका दिल चाहता होगा कि उसकी महबूबा उसके सीने पर सरक के किताबें पढ़ती रहे। अब ये अलग बात है कि कौन कैसी कैसी किताबें पढ़ता है। मुझे तो मेरे महबूब ने ये वाली किताबें पढ़ने पर लगाया हुआ है। वो हंसते हुए उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। चलो, तुम स्टडी कर रही हो, आप ही को सोच रहे थे? उसके चेहरे को देखते हुए बोला। नहीं, परीक्षा कहाँ से आ गई यार। जब तुम मेरे पास आती हो तो कुछ और नहीं होता, सिर्फ तुम होती हो। और अभी भी मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारी धड़कन इस वक्त मेरे सीने में धड़क रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, और उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। किताब उसने साइड पर रख दी। और किसी दिन ये चेयर टूट जानी है, तुम इतनी मोटी होती जा रही हो। हकीकतन अपने आप में वो बहुत सारी तब्दीलियां महसूस कर रही थी। हाँ, वो तो मुझे भी सब लोग कहते हैं,
کہ لگتا ہے اتنی زیادہ تمہیں شادی راز آئی ہے اور اتنی زیادہ خوش ہو کہ خوشی سے موٹی ہوتی ہی چلی جا رہی ہو اور پھیلتی جا رہی ہو۔ ہاں مجھے بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اوپر وزن محسوس نہیں ہوتا جب ایسے میں آ کر لیٹ جاتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر کہنے لگا، ہاں ہوتا ہے نا موٹو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کال کو کھینچا، بس ابھی مجھے سونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی سوئی تو وہ اسے دیکھنے لگا جیسے پریشے یاد آئی تھی۔ وہ بھی بالکل اس کے ایسے ہی قریب سو جاتی تھی اور اس کے اوپر لیٹ جاتی تھی۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب لایا اور بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ٹھیک کیا اور اس کے ہاتھ پر شدت سے بوسہ دیا۔ اسے آخری دفعہ والا پریشے کا سفر یاد تھا جب وہ اس کے سیاہ پڑتے ہوئے ناخنوں کو دیکھتا جو کینسر کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے قدسیہ کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ناک کے ساتھ لگاتا ہوا سونگھنے لگا۔ اسے یوں بھی پریشے کے بال حسین لگتے تھے مگر اس کے سارے بال گر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اوپر کی طرف چہرہ اٹھایا، یا اللہ، آپ نے بہتر لے کر بہترین سے مجھے نوازا ہے، اور شاید اسی لیے آپ نے مجھ سے پریشے کو لے کر قدسیہ سے نوازا ہے جو میرے لیے بہت بہت حسین فیلنگز رکھتی ہے، بہت حسین جذبات ہیں اس لڑکی کے لیے۔ میں خود نہیں سوچ پاتا کہ یہ مجھے اتنی بری لگتی تھی، اتنی بری لگتی تھی، اور مجھے اس کی حرکتوں پر اتنا غصہ آتا تھا، لیکن اب مجھے اس کی شرارتوں اور اس کی حرکتوں سے محبت ہونے لگی ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے بالکل ویسی ہی عزیز ہونے لگی ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں اس کے لیے ایسی ہی محبت رکھنا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا